हेलो फ्रेंड्स, मैं लवप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य का टॉपिक चल रहा था, जिसने कि हमने पहले 3 मुगल सम्राट जो कि बाबर, हुमायूं और अकबर हैं को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जहांगीर, उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जहांगीर जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक चला। सलीम जहांगीर का ही बचपन का नाम सलीम था, लेकिन आगे चलकर वह जहांगीर कहलाया। उसने अकबर के शासनकाल के दौरान ही विद्रोह कर दिया था, लेकिन बाद में उसने अपना विद्रोह समाप्त कर दिया और इसी कारण से अकबर ने उसे अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। जहांगीर के अतिरिक्त अकबर के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था मुरीद और दानियाल, जिनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर मुगल वंश का चौथा शासक था। जहांगीर की शान शौकत के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। जहांगीर सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया था और उसने आगरा में बनी जो न्याय की जंजीर थी उसके लिए जहांगीर को याद किया जाता था। जहांगीर का जन्म है जो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था और उसकी मां हरकाबाई था, जो कि जोधाबाई नाम से जानी जाती थी, जो एक राजपूत कन्या थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने उसका नाम सलीम रखा था। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करने के बाद गद्दी पर बैठा। आगे हम बात करते हैं जहांगीर की शिक्षा के बारे में। अकबर ने अपने बेटे को बहुत ही कम उम्र में ही सैन्य और साहित्य में निपुण बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। सलीम के जो प्रमुख शिक्षक थे वो अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जिससे जहांगीर ने विज्ञान, अरबी, फारसी की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था। जहांगीर का विवाह। जो जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने 20 शादियां की थी और उसका प्रथम विवाह था जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था, जिससे कि उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वहीं जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो के जन्म के समय जहांगीर ने अपनी जो पत्नी थी मानबाई, उसे शाही बेगम की उपाधि प्रदान की थी। और जो सलीम का दूसरा विवाह हुआ था वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था। क्योंकि ये देखो यहाँ पे जहांगीर की जो माता है उसका नाम भी जोधाबाई था, लेकिन ये एक और जोधाबाई है जिसके साथ उसका विवाह हुआ था और जो राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जोधाबाई से उसे खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो इससे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी इसे प्राप्त हुए थे, लेकिन केवल खुर्रम ही जीवित रहा। बाकी सभी संतानों की उसके बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। सलीम का तीसरा विवाह जमाल के साथ हुआ, जिसके गर्भ से उसे परवेज नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। जहांगीर का चौथा पुत्र शहरजार का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर ने शेर खान की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया, जिसे उसने बाद में नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां की पहले एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था, जो नूरजहां के पहले पति की पुत्री थी। नूरजहां और जहांगीर के बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम जहांगीर के राज्याभिषेक के बारे में पढ़ते हैं। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ और जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठ गया। जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेश। जहांगीर जैसे ही गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उसने 12 अध्यादेश जारी किए, जो कि इस प्रकार से हैं। उसने जो छोटे छोटे कर थे उसे समाप्त कर दिया और सड़कों पर चोरी डकैती संबंधी उसने नियम बना दिए। जो नशीले पदार्थ थे
उनके उपयोग पर भी रोक लगा दी। दूसरों के घरों पर अधिकार करने व अंग भंग को भी निषेध कर दिया गया था। मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी भी नियम उसने बना दिया था। अस्पताल का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति। आगे है, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दी गई थी। खास करके बकरीद पर उन्हें छूट दी गई थी कि बकरीद हो तो वो पशु वध कर सकते हैं। रविवार के दिन का विशेष सम्मान, माह मास की पुष्टि, मनसबों और जागीरों की पुष्टि, कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि और कैदियों की रिहाई। 10वीं का निषेध, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर उसने रोक लगा दी थी। जहांगीर का आरंभिक शासन। खुसरो का विद्रोह, क्योंकि जहांगीर का जब आरंभिक शासन आरंभ हुआ था तो सबसे पहले खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। खुसरो जहांगीर और मानबाई का पुत्र था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, अब सही कर लेना। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 1606 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोही स्वभाव को देखकर उसे नजरबंद कर दिया, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है और वहां से वो भागकर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के विरुद्ध फिर से विद्रोह की योजनाएं बनाने लगा वो। और जहांगीर की जो सेना थी वो उसने खुसरो का पीछा किया और भैरावल नामक स्थान पर, भैरावल का जो मैदान था वहां जहांगीर और खुसरो था उसके बीच युद्ध होता है, जिसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो को नजरबंद करके कैद कर दिया जाता है। क्योंकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था तो जहांगीर ने उससे वो नाराज हो गया, जहांगीर उनके गुरु से। इसलिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को कहा कि आप यहाँ तो जुर्माने का भुगतान कीजिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तो गुरु अर्जुन देव ने जुर्माने की राशि भरने से इनकार कर दिया तो जहांगीर द्वारा उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। एक वर्ष बाद खुसरो जहांगीर की कैद से भाग जाता है और जहांगीर की हत्या के लिए फिर से रणनीति बनाने लगता है। इस बात से जहांगीर है जो बहुत दुखी हो जाता है और दंड स्वरूप खुसरो की दोनों आंखें निकलवा देता है और उसे अंधा करके कैद में डलवा देता है और लंबे समय तक खुसरो कैद में रहता है और जेल में ही खुर्रम षड्यंत्र द्वारा खुसरो को मरवा देता है। आगे है मेवाड़ से युद्ध और संधि। अकबर ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतकर अपने अधीन नहीं कर पाता है। अकबर केवल चित्तौड़ को ही जीत सका था। जहांगीर भी अपने पिता की इस बाती ही था। वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, यानी कि मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। उधर महाराणा प्रताप के बाद उसका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है। जहांगीर ने शासक बनते ही मेवाड़ के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया, लेकिन मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने उसकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो जहांगीर ने 1608 ईस्वी में अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा और परवेज की सहायता के लिए उसने महाबत खान, जो कि उसकी सेना का एक सेनापति था, उसको भी भेजा। इस संघर्ष में अमर सिंह की सेना जहांगीर की सेना को पराजित कर देती है और 1613 ईस्वी में जहांगीर अपने बड़े पुत्र खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और जहांगीर खुद अजमेर की यात्रा के लिए उस समय चला जाता है। खुर्रम ने मेवाड़ जाकर बहुत ही कत्लेआम मचाया, फसलों को नष्ट कर दिया और किसानों को भी बहुत ही नुकसान पहुंचाया, उन्हें प्रताड़ित किया। अब अमर सिंह के पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने खुर्रम के सामने एक संधि प्रस्ताव रखा जिसे कि खुर्रम ने स्वीकार किया। आगे है मेवाड़ और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई जिसमें कुछ शर्तें रखी गई। यह अन्य राजपूत संधियों से भिन्न थी। जो इसमें शर्तें रखी गई थी वो इस प्रकार थी
जो मेवाड़ का राणा था अमर सिंह, उसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मेवाड़ के राजपूतों ने यह निर्णय लिया कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध वह नहीं बनाएंगे, जैसे कि पहले बनाए थे राजपूतों ने, वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। चित्तौड़ का किला जो मुगलों के पास था उसे पुनः अमर सिंह को वापस कर दिया गया और यह शर्त रखी गई कि वह इस किले की किलेबंदी भी नहीं करेगा और ना ही मुरम्मत कराएंगे। यह एक सम्मानजनक संधि थी, राजपूतों की दृष्टि से भी और मुगलों द्वारा भी काफी अच्छा व्यवहार किया गया था। इस प्रकार यह संधि सफल होती है और इस संधि के अंतर्गत मेवाड़ का विलय मुगलों के अधीन हो जाता है। दक्षिण विजय। अहमदनगर जो कि दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहां का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था, जिसका नाम मलिक अंबर था। मलिक अंबर के खिलाफ शुरुआती अभियान मुगलों द्वारा चलाए गए, लेकिन मलिक अंबर ने हार नहीं मानी और कई बार मुगलों को पराजित किया। बाद में खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर में सेना भेजी गई, जो कि मलिक अंबर को पराजित कर देती है और खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर कर सामने आता है और इसी विजय से खुश होकर जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करता है। आगे है नूरजहां से विवाह। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, जिसका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और उसके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था। उसकी माता का नाम अस्मत बेगम था। नूरजहां की माता अस्मत बेगम द्वारा गुलाब से इत्र बनाने की खोज की गई थी। मेहरुनिसा पहले से विवाहित थी और जब जहांगीर का उससे विवाह हुआ तो उस समय वह एक विधवा थी। उसका विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से हुआ, जो कि मुगलों के अधीन था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अली बेग ने एक बार शेर की हत्या कर दी थी, तो उस समय जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर एक बार नवरोज के त्योहार पर विधवा मेहरुनिसा को देखता है और विवाह की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार विधवा मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर के साथ हो जाता है। जब जहांगीर का विवाह उससे होता है तो जहांगीर ने उससे पहले उसे नूर महल की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ है महल की रोशनी, और उसे बाद में नूरजहां का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है पूरे जहां की रोशनी। विवाह के बाद नूरजहां के संबंधित सभी लोग थे जो उनको जहांगीर ने उच्च पदों पर रखा। उसने आगे चलकर जहांगीर के शासनकाल पर भी जो शासन कार्यों पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार दरबार में दो गुट बन गए थे। एक गुट तो नूरजहां और उससे संबंधित लोगों का, और जो दूसरा गुट था वो जहांगीर से संबंधित था और उसमें उससे संबंधित उसके सगे संबंधी मौजूद थे। नूरजहां के भाई आसफ ने अपनी बेटी का विवाह शाहजहां, जो कि खुर्रम था, से करवाया और वह चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम आगे चलकर शासक बने। आसफ और नूरजहां के बीच इसी कारण से विवाद हो गया था। आसफ खान और नूरजहां के बीच विवाद का कारण था कि नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के जो तीसरा पुत्र था शहरयार से करवा दिया और नूरजहां चाहती थी कि शहरयार उसका दामाद है तो वो शासक बने। नूरजहां के प्रभाव में जहांगीर इस हद तक आ गया था कि उसने कहा कि मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैं बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है, मैंने अपनी बादशाहत। आगे है शाहजहां का विद्रोह 1623 ईस्वी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान सबसे पहले उसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था, वो भी शासक बनने के लिए। उसके बाद खुर्रम ने 1623 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध शासक बनने के लिए ही विद्रोह किया। उसने यह विद्रोह अपने ससुर के भड़काने पर किया। खुर्रम के विद्रोह को जहांगीर के सेनापति महावत खान ने दबा दिया था। महावत खान का विद्रोह उसके बाद में पहले ये खुर्रम विद्रोह करता है, उसके बाद में महावत खान भी विद्रोह कर देता है। नूरजहां के गुट का राजा पर बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर उसका जो सेनापति महावत खान था उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगी। इसलिए
1626 ईस्वी में उसने भी विद्रोह कर दिया, लेकिन उसके इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। जहांगीर से संबंधित कुछ अन्य बिंदु। न्याय की जंजीर। जो जहांगीर था, न्याय की जंजीर के लिए उसे याद किया जाता है। जहांगीर कुशल और आदर्श शासक के रूप में शासनकाल में अपनी न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए उसने बहुत से कदम उठाए। जहांगीर जनता के कष्टों व मामलों को खुद सुनता था और उनकी समस्याओं को हल करने की भी कोशिश करता था और उन्हें न्याय प्रदान करता था। इसके लिए जहांगीर ने आगरा के किले शाहबुर्ज पर, और जो कि जमुना नदी के तट पर था, उसके जो खंबे थे उस पर एक सोने की जंजीर बनवाई जिसमें कि 60 घंटियां लगी हुई थी और कोई भी फरियादी मुश्किल समय में जंजीर को पकड़कर खींच सकता था और सम्राट से न्याय की गुहार लगा सकता था। यही जंजीर आगे चलकर न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो कि करीब 40 फुट लंबी थी। जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर को लिखने का बहुत शौक था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुजुक ए जहांगीरी को, जहांगीर की जो कि आत्मकथा थी, उसे मोतबिंद खान द्वारा पूरा किया गया था और यह फारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी जिसमें बताया गया कि जहांगीर ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे ऐशो आराम से जी थी। आगे है चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का भी बहुत ही शौकीन था। वह अपने महल में तरह तरह के चित्र इकट्ठे करता रहता था। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को बढ़ावा दिया। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि कोई भी चित्र, चाहे वह मृतक व्यक्ति या फिर किसी जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है, कि यह किसी भी चित्र को देख के ही बता सकता है कि वह चित्र किसने बनाया है। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर और अबुल हसन महत्वपूर्ण चित्रकार थे। मंसूर एक पक्षी विशेषज्ञ था और पक्षियों के चित्र बनाने के लिए लोकप्रिय था और जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्तर की उपाधि प्रदान की। अबुल हसन किसी व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। उसे नादिर अल जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जो कि इंग्लिश खान थे, सर थॉमस रो, जो 1615 से 1619 ईस्वी के बीच इन्होंने भारत की यात्रा की थी, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। जो कैप्टन हॉकिंस थे उन्हें इंग्लिश खान या फिर अंग्रेजी खान के नाम से भी जाना जाता था। साहित्य कला। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग, जिसको कि जहांगीर ने इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी, की मृत्यु के बाद आगरा में उसके लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया। उसे इत्माद उद दौला का मकबरा कहा जाता है। यह मकबरा पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है और भारत में पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। इसके बाद में शाहजहां ने पूर्णतः सफेद संगमरमर से एक मकबरा बनाया था जिसे कि ताजमहल कहते हैं। सैन्य सुधार। इसके अलावा जहांगीर ने सैन्य सुधार भी किए, जिसमें उसने दो अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रथा चलाई। अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी प्रथा चलाई थी, जिसमें पद के अनुसार घोड़े रखने की अनुमति दी जाती थी और जहांगीर ने इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया और उसका नाम दो अस्पा और सिंह अस्पा रखा। दो अस्पा में जो सवार पद वाले व्यक्तियों को 2 गुना घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा में सवार पद वाले व्यक्तियों को 3 गुना घोड़े रखने होते थे। अनारकली का प्रसंग। जहांगीर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि अनारकली और उसका प्रेम प्रसंग। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी। सलीम का झुकाव अनारकली की तरफ बहुत बढ़ चुका था। वह अपना अधिकांश समय अनारकली के साथ बिताना पसंद करता था। अकबर अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था और वह इस बात से बहुत चिढ़ता था कि
उसका पुत्र एक नृत्यिका के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इसलिए अकबर ने जो अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जो कि भारत से बाहर स्थित था, भेज दिया। सलीम और अनारकली इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। उसके बाद जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है तो सलीम उसके लिए मकबरे का निर्माण करवाता है। 1615 ईस्वी में जो मकबरा बना होता है वो लाहौर में बनाया जाता है और इस मकबरे पर जहांगीर ने लिखवाया था कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने हमारी आज की क्लास में जहांगीर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। इसके आगे आने वाली क्लास में हम जहांगीर से रिलेटेड MCQs को कवर करेंगे।